हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको ज्ञान। फ्रेंड्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में यूनिट 2 का थोड़ा सा पार्ट कवर किया था जिसमें हमने कुछ सब फील्ड्स के बारे में पढ़ा था। अब साइकोलॉजी की बाकी बची और जो सब फील्ड्स हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद सोशल साइकोलॉजी। द फील्ड ऑफ सोशल साइकोलॉजी हेल्प्स इन इन्वेस्टिगेटिंग ह्यूमन सोशल बिहेवियर including attitudes, conformity, persuasion, prejudice, friendship, aggression, helping, and so forth. It emphasizes on all aspects of social behavior, such as how we think about and interact with others, how we influence and are influenced by others. तो सोशल साइकोलॉजी क्या है? एक सोशल सिनेरियो में हम किस तरह से बिहेव करते हैं, क्या हमारा एटीट्यूड है, क्या उसके जो भी हमारी लर्निंग है सोसाइटी की वजह से, उसके वजह से हम प्रेजुडिस हो जाते हैं, हम फ्रेंडशिप कैसे फॉर्म करते हैं, हमारे ग्रुप्स फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप्स कैसे हमारे बनते हैं, ये सब चीजें हम सोशल साइकोलॉजी के अंडर पढ़ते हैं। सो अंडर सोशल साइकोलॉजी वी स्टडी हाउ वी थिंक अबाउट अदर्स एंड हाउ वी इंटरेक्ट विद देम। ऑल्सो हम दूसरों से कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं और उन्हें कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल भी दिया है। सोशल साइकोलॉजिस्ट स्टडी हाउ वी परसीव अदर्स एंड हाउ दोज परसेप्शंस अफेक्ट आवर एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स टुवर्ड्स देम इन सोसाइटी। जब भी हम किसी से सोसाइटी में मिलते हैं तो उनके बारे में हम क्या सोचते हैं और उस सोच के वजह से हमारी जो परसेप्शन है, एटीट्यूड है, हमारा जो बिहेवियर है वो कैसे चेंज हो जाता है। दिस फील्ड हैज डेवलप्ड बाय द जॉइंट कंट्रीब्यूशंस ऑफ सोशियोलॉजिस्ट एंड सोशल साइकोलॉजिस्ट एंड देयर रिसर्च इंटरेस्ट ओवरलैप्स। सो जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, जो सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, उनके और जो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, उन दोनों की स्टडी के ओवरलैप से ही ये फील्ड निकल कर आया है। However, their focus differs in the sense that while the former are concerned primarily with social institutions, later focus typically upon the individual. थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या है कि जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं, ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं, या जो भी सोशल सोसाइटल नॉर्म्स है उनके बारे में पढ़ते हैं। बट जो सोशल साइकोलॉजिस्ट है वो अल्टीमेटली एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करता है, हाउ दैट इंडिविजुअल बिहेव्स इन अ सोसाइटी। तो वो जो स्टडी करते हैं वो सारी स्टडीज होती तो सोशल सेटअप में ही है, बट अल्टीमेटली जो फोकस होता है वो इंडिविजुअल पे होता है कि वो इंडिविजुअल उस सोसाइटी से कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है और वो इंडिविजुअली कैसे सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है। सोशल साइकोलॉजिस्ट वर्क ऑन द अप्लाइड साइड ऑफ दिस फील्ड have developed and standardized techniques to measure attitudes and opinions of individual in a societal context. हम लोगों की एटीट्यूड्स को, उनके ओपिनियंस को कैसे मेजर कर सकते हैं, ये सब सोशल साइकोलॉजी का पार्ट है। Their survey research ponders upon political opinion, consumer attitude, attitudes related to important social values, which provide important information to politicians, business executives, and community leaders who benefit from these while making decisions. सोशल साइकोलॉजिस्ट जो भी सर्वे करते हैं, जो भी स्टडी करते हैं, उससे लोगों का पॉलिटिकल ओपिनियन पता चलता है, कंज्यूमर्स का एटीट्यूड पता चलता है, जो डिफरेंट सोशल इश्यूज हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल डॉरी है, तो उसके बारे में हमें पता चलता है। ये इंफॉर्मेशन आगे यूज करते हैं पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, कम्युनिटी लीडर्स। इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि सोसाइटी में इश्यूज क्या हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं टू प्रिवेंट देम। नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल साइकोलॉजी। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा फेमस सब फील्ड है। This field emphasizes on the diagnosis, causes, and treatment of severe psychological disorders and emotional troubles. So basically जो हम टीवी में, मूवीज में देखते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट एक क्लिनिकल सेटअप में बैठे हैं हॉस्पिटल में या अपने क्लिनिक में,
और इमोशनली अनस्टेबल लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, वो बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। अब यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट के बीच में डिफरेंस बताया गया है। साइकाइट्रिस्ट आर फिजिशियंस। After completing medical studies, they do Doctor of Medicine (MD) in psychiatry and specialize in the treatment of mental disorders. Whereas clinical psychologists hold a master's degree (MA, MSc) and/or doctoral degree (PhD) or Doctor of Psychology (Psych D) in clinical psychology. तो जो साइकाइट्रिस्ट है वो बेसिकली डॉक्टर होते हैं जिन्होंने एमबीबीएस किया होता है और उसके बाद एमडी किया होता है, वेयर दे स्पेशलाइज इन साइकाइट्री। जबकि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, अब यहाँ पे वो चीज दी है जो कि अभी तक हो रही थी। जैसे कि पहले हमें एमए या एमएससी करना होता था, उसके बाद एमफिल करना होता था, पीएचडी करना होता था, तो यहाँ पे वो सब चीजें दी हुई हैं। बट अब आरसीआई की नई गाइडलाइंस आ गई हैं जिसमें कुछ उन्होंने चेंजेस किए हैं, बट उसमें अभी भी बहुत ज्यादा एम्बिग्विटी है, बहुत ज्यादा क्लियर गाइडलाइंस अभी नहीं आई हैं। सो आई विल नॉट गो इनटू दैट। बट हाँ, इन जनरल अभी तक जो था वो यही था कि पहले एमए करना होता है, फिर एमफिल करना होता है, फिर पीएचडी करना होता है, देन यू कैन बिकम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अब बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन ट्रेनिंग, clinical psychologists, they cannot prescribe drugs to treat behavior disorders. ये सबसे major difference है between a clinical psychologist and a psychiatrist. Clinical psychologists carry out research to find out better ways to diagnose, treat, and prevent psychological disorders. They also rely heavily on standardized tests for identifying the causes of these disorders. They use psychotherapy, for which they are trained for the treatment of mental disorders, but they cannot prescribe drugs. तो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो रिसर्च करते हैं ताकि हमें बेटर वेज ऑफ डायग्नोजिंग, ट्रीटिंग एंड प्रिवेंटिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का पता चल सके। साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो रिलाई हेविली ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। जो हमारे साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, एंजाइटी टेस्ट हो गया, या और इस तरह के जो भी टेस्ट हैं, जिसमें स्टैंडर्डाइज का क्या मतलब है कि उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो फिक्स्ड हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे मार्क करना है वो फिक्स्ड है, उसको स्कोर कैसे करना है, उसका टोटल कैसे निकालना है, और स्कोर के बेसिस पे इंटरप्रिटेशन क्या होगी, ये सब चीजें पहले से फिक्स्ड होती हैं एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट में। तो इस तरह के जो टेस्ट होते हैं ये साइकोलॉजिस्ट बहुत ज्यादा यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ प्रॉब्लम अ पर्सन हैज। नेक्स्ट वन इज कम्युनिटी साइकोलॉजी। दिस फील्ड अप्लाइज टू द कम्युनिटी वाइड मेंटल हेल्थ थ्रू रिसर्च। सो जो कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट हैं वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की, चाहे वो वर्क रिलेटेड कम्युनिटी हो, फॉर एग्जांपल लेबरर्स की कम्युनिटी हो गई, या वो लिविंग ग्रुप्स की कम्युनिटी हो, फॉर एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर कॉलोनी की या किसी स्लम की एक कम्युनिटी हो गई, उसको वहां पे जो इश्यूज फेस कर रहे हैं इंडिविजुअल्स, उस पे ये लोग काम करते हैं। जो भी कम्युनिटी मेंबर्स को मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं एज अ होल, उसको ट्रीट करना और उनकी मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना, ये सारे काम कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट के होते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये लिखा भी है, दे मे बी कॉल्ड द सोशल प्रॉब्लम कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट्स। तो एक कम्युनिटी में क्या सोशल प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारा कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट के अंदर आता है। Hostility among groups in the community, bad relations between police and community members, or distress due to lack of employment opportunities, for example, might be problems on which social problem community psychologists would work. तो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में जॉब अवेलेबल नहीं है, ज्यादातर लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे चोरियां ज्यादा होंगी, डिस्ट्रेस ज्यादा होगा, लोग आपस में फाइट ज्यादा करेंगे क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो वो जो भी इश्यूज आ रहे हैं एक कम्युनिटी में किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के वजह से, वो सब कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट देखते हैं।
जितने भी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उन सब का उस एक प्रॉब्लम के वजह से एज अ होल जो भी मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है वो उसको ठीक करना और उसको आगे मेंटेन करके रखना, ये सारा काम कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट का है. Such psychologists also often work to encourage certain groups to participate in community decisions, to provide psychological information about effective and health promoting child rearing practices, or to advise school systems about how to make their curricula meet the needs of community members. तो वो लोग और क्या क्या काम करते हैं वो यहाँ पे बताया गया है. एक तो है कि इफेक्टिव एंड हेल्थ प्रमोटिंग चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, इसके बारे में बताते हैं बच्चों को कैसे पालना है, कैसे बड़ा करना है. या स्कूल सिस्टम को एडवाइस करते हैं अबाउट हाउ टू मेक देयर करिकुलम मीट द नीड्स ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स. जो स्कूल हैं उनको बताते हैं कि वो अपना सिलेबस, अपना करिकुलम किस तरह का रख सकते हैं ताकि जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो उससे कुछ बेनिफिट उठा सकें. फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत ही अनस्किल्ड पॉपुलेशन है कहीं की, तो स्कूल कुछ ऐसा वोकेशनल कोर्स ला सकता है जिससे कि जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो किसी तरह का एक स्किल डेवलप कर सकें और आगे उन्हें जॉब लेने में इजी हो जाए. नेक्स्ट इज कंज्यूमर साइकोलॉजी. कंज्यूमर्स क्या सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, इस चीज का बहुत इफेक्ट पड़ता है. और कंज्यूमर एग्जैक्टली कैसे बिहेव करता है उसको समझने का काम कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट करता है. नेक्स्ट इज काउंसलिंग साइकोलॉजी. This is also a very important field. This branch deals with helping people, individuals with personal problems including interpersonal relations, career choice, mild emotional troubles, or behavioral problems such as overeating, slow learning, or lack of concentration. Counseling psychologists assist individuals having specific problems like how to plan career, how to develop more effective interpersonal skills. एग्जाम्पल यहाँ लिया है कम्युनिकेशन स्किल का. Nowadays there are experts like marriage counselors, family counselors, school counselors, etc. तो जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं वो उन लोगों को के साथ डील करते हैं जिनको किसी तरह का कोई मेंटल हेल्थ इशू है बट वो इतना सीरियस नहीं है और वो बहुत मतलब लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है. अगर आप करियर में लेके ट्रबल्ड हैं या आपकी लव लाइफ का कोई इशू चल रहा है या आपके कुछ इंटरपर्सनल स्किल्स हैं जो अच्छे नहीं, मतलब आप सामने अपनी बात किसी से रख मतलब आप अपनी बात किसी के सामने अच्छे से रख नहीं पाते हैं, अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं या आपको एंजाइटी हो जाती है, स्टेज फियर हो जाता है, तो ये सब ऐसी चीजें हैं जिसके लिए कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपकी हेल्प कर सकता है. इसमें साइकोथेरेपीज का इतना रोल नहीं होता है जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी में होता है. Here the psychologist talks with his or her client and try to understand what the problem is, and through talks only they come to a conclusion कि हम कैसे इस चीज को improve कर सकते हैं. Next is educational psychology. This discipline deals with classroom dynamics, teaching styles, and learning. It develops educational tests and evaluates educational programs. तो इसका क्या काम है? एजुकेशनल टेस्ट को डेवलप करना और एजुकेशनल प्रोग्राम्स को इवैल्यूएट करना. इन्वेस्टिगेट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल प्रोसेसेस रेंजिंग फ्रॉम करिकुलम डिजाइन टू द टेक्निक ऑफ इंस्ट्रक्शन टू लर्निंग डिसेबिलिटीज. जो लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए जो इंस्ट्रक्शंस बनाने का काम है वो भी एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का है. This branch deals with broader problems of increasing the efficiency of learning in school by applying psychological knowledge of learning and motivation to the curriculum. Another specialized subfield called school psychology may be included in educational psychology. अब educational psychology का भी एक subfield है which is school psychology. Educational psychology education as a whole को deal करता है, जो भी हमारी पॉलिसीज बन रही है, जो भी हमारा करिकुलम बन रहा है. बट जो स्कूल साइकोलॉजी है वो स्पेसिफिकली स्कूल से डील करता है. स्कूल में जो बुली का इशू चलता है या बच्चे टीचर के सामने
खुद को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या टीचर्स को बच्चों से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, बच्चे कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, वो सब चीजें स्कूल साइकोलॉजी के अंडर आती हैं। बट एजुकेशनल साइकोलॉजी एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। तो जो भी एक साइकोलॉजिस्ट की लर्निंग को लेके या मोटिवेशन को लेके अंडरस्टैंडिंग है, वो सब वो यूज करते हैं करिकुलम को और एनरिच करने के लिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स है उनका एक होलसम डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट इज ergonomics. It deals with the process of designing and managing the workplace environment, products or systems for the comfort and optimum performance of employees and individuals. तो ये बेसिकली वर्क एनवायरनमेंट में ज्यादा यूज होता है। इसमें हम ये देखते हैं कि हम कैसे वर्क प्लेस को डिजाइन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ताकि जो एम्प्लॉयज हैं उनको पूरा कंफर्ट मिले और उनका जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ऑप्टिमम लेवल पे रहे। अगर उनके पास बैठने के लिए कंफर्टेबल चेयर नहीं है तो ऑब्वियसली वो ज्यादा देर नहीं बैठ पाएंगे, अपना फोकस पूरा काम पे नहीं दे पाएंगे। अगर वो जो मशीन्स यूज कर रहे हैं वो मशीन्स को यूज करना फिजिकली बहुत इजी नहीं है, तो ऑब्वियसली वो जितना ज्यादा उसका आउटपुट निकल सकता है उतना नहीं निकल पाएगा। तो ये सब जो चीजें हैं, ताकि वो फिजिकली कंफर्टेबल हो अपने काम को करने के लिए, इन सब चीजों को हम एर्गोनॉमिक्स के अंडर पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। ये भी बहुत ज्यादा डिमांड में है। इट इन्वेस्टिगेट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर इन वर्क सेटिंग, रेंजिंग फ्रॉम सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, परफॉर्मेंस अप्रेजल, वर्क मोटिवेशन एंड लीडरशिप। तो ये आप याद कर सकते हैं, दिस इज important. First application of psychology for the problem of industrial and organizations was selection and recruitment of employees by using intelligence aptitude tests. जो भी हमारे स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट हैं, उनके बेसिस पे हम लोगों को सिलेक्ट करते थे और रिक्रूट करते थे। बट nowadays number of companies are using modern version of such test in their programs for hiring selection of employees. अब और भी काफी नए नए तरीके आ गए हैं फॉर रिक्रूटमेंट। These psychologists also solve problems related to management, employee training, leadership and supervision, communication, motivation, and inter and intra-group conflict within the organization. This is also important. They organize on-the-job training programs for improving work environment, human relations in organizations, and work settings. They are sometimes also called personal psychologists. ये आप यहाँ पे देखिए, पर्सनल नहीं है, पर्सनल इज समथिंग एल्स। ये है पर्सनल, जो ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड डिपार्टमेंट होता है उसको हम पर्सनल डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। दैट्स व्हाई दीज पीपल आर आल्सो नोन एज पर्सनल साइकोलॉजिस्ट। और इनका काम क्या है वो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली मेंशन किया हुआ है, तो ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इज मेडिकल साइकोलॉजी. Medical psychology applies psychology to manage medical problems such as emotional impact of illness, self-screening for cancer, compliance in taking medicine. Job of this psychologist overlap with the part of health psychology. हेल्थ साइकोलॉजी हमारा क्या होता है, जिसमें हम अपनी फिजिकल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं बाय इम्प्रूविंग आवर मेंटल हेल्थ, वो हमारा हेल्थ साइकोलॉजी होता है। और जो मेडिकल साइकोलॉजी है वो कहीं ना कहीं हेल्थ साइकोलॉजी के साथ ओवरलैप करता है, बिकॉज मेडिकल साइकोलॉजी में भी हम उन लोगों की हेल्प करते हैं जो ऑलरेडी किसी तरह का कोई मेडिकल असिस्टेंस ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं या कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और उनको उस मेडिसिन या ट्रीटमेंट को अच्छे से लेने के लिए उसके मेंटल इम्पैक्ट को मैनेज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी को कैंसर है, अब वो आधा तो सुनकर ही लोगों की आधी जान चली जाती है कि हमें कैंसर हो गया है। सो साइकोलॉजिस्ट उनकी हेल्प करते हैं टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट इट्स ओके, अगर आपको कैंसर डायग्नोस हो गया है तो ऐसा नहीं है कि इट्स एंड ऑफ द वर्ल्ड, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट आप लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। तो जो भी उसके डायग्नोसिस के वजह से जो भी एंजाइटी, डिप्रेशन या और इस तरह के इश्यूज हैं वो ना रहें, या मेडिसिन लेने के लिए अगर किसी तरह की कोई मोटिवेशन चाहिए,
पेशेंट्स को, तो वो सब चीजें भी मेडिकल साइकोलॉजिस्ट के अंडर आती हैं। नेक्स्ट वन इज फोरेंसिक साइकोलॉजी. It is a field which is blend or combination of psychology and law. It involves psychological assessment of individuals, usually suspected for an illegal act or crime. The forensic psychologists are involved in various settings like school, doing threat assessment, prison, or in courtroom serving as an expert witness. They are professionally skilled in behavior analysis, evaluation assessment, and treatment. Though they get training in law and criminal psychology, they also have to be trained in clinical psychology. They need to have hands on experience in clinical assessment, interviewing, report writing, and strong verbal communication skills. तो फॉरेंसिक साइंस साइकोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो आपको थर्ड ईयर में पढ़ाया जाएगा. यहाँ पे इन शॉर्ट बताया गया है कि जो भी इलीगल एक्ट्स या क्राइम से रिलेटेड साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स होती हैं इंडिविजुअल की, वो फोरेंसिक साइकोलॉजी का पार्ट है. ये किसी कोर्ट रूम सेटअप में हो सकता है, प्रिजन में हो सकता है, इवन स्कूल्स या कॉलेजेस में हो सकता है जहाँ पे किसी तरह का हरासमेंट एक्टिविटी या किसी तरह की कोई भी इलीगल एक्टिविटी हुई हो. फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के क्या क्या रोल्स हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है कि उनको क्लिनिकल असेसमेंट आना चाहिए, इंटरव्यू करने का एक प्रॉपर तरीका होता है वो आना चाहिए, रिपोर्ट राइटिंग, स्ट्रॉन्ग वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब होना चाहिए. क्योंकि आपको क्रिमिनल से जब बात करनी है तो क्रिमिनल्स इतने सीधे नहीं होते हैं. वो क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, आपको उनसे कई बार चीजें निकलवानी पड़ती हैं जो वो आपको बताना चाहेंगे नहीं, बट आपको ऐसे मोल्ड करना पड़ेगा कि वो बता दें. तो इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स भी होने चाहिए. जो आपने समझा है उसको एक प्रॉपर रिपोर्ट में लिखना है, ताकि जो जजेस हैं या जो पुलिस है या जो और बाकी लोग हैं वो लोग समझ सकें कि बेसिकली जो भी आपने साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया है वो चीज उनको एक क्रिमिनल के बारे में डिसीजन लेने में किस तरह से हेल्प कर सकती है. नेक्स्ट इज मिलिट्री साइकोलॉजी. This branch of psychology refers to the study of applying psychological theories to understand as well as predict behaviors of military forces within country as well as those of outside the country. The administration of psychological tools can help the armed forces to thrive better in stressful situations. The discipline also deals on application of psychological theories and principles to deal with the enemy forces. It also reflects on how to make work-life balance. तो जो भी लोग मिलिट्री के लिए काम कर रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में काम करते हैं. उनकी मेंटल हेल्थ अच्छे से बने रहे वो सब एक मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट देखता है. प्लस जो भी मिलिट्री फोर्सेस हैं विद इन द कंट्री एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री, उनका क्या बिहेवियर हम आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो भी प्रेडिक्ट करना मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट का काम है. जो भी एनिमी फोर्सेस हैं, जो कंट्री के बाहर की मिलिट्री है, उसको साइकोलॉजिकली कैसे ट्रीट करना है, अगर कोई एनिमी हमारे पास आ गया है तो उससे कैसे बात करनी है, ये सब चीजें मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट देखता है. नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल साइकोलॉजी. This discipline aims at researching and solving environmental issues in order to enhance better living conditions for humans and their well-being. It deals with interaction of human with environment. हमारा जो भी environment है, चाहे वो natural हो या man-made हो, वो हमें impact करता है. At the same time, we also impact the environment. ये जो इंटरेक्शन है और इसके वजह से एक इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ पे जो भी इफेक्ट्स आते हैं, that comes under the purview of environmental psychologist. Next is sports psychology. It is a study of influence of psychology on sports, athletic performance, exercise, and physical activity. It deals with the various aspects that can enhance the level of motivation, performance, and team spirit among professional athletes and coaches. It also reflects the relevance of involvement in sports and exercise with reference to पॉजिटिव वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स. तो जो भी लोग स्पोर्ट्स में हैं उनकी जो भी परफॉर्मेंस है, जो भी वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको और कैसे एनहांस कर सकते हैं और उसको और कैसे बेटर कर सकते हैं, ये सब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंडर आता है.
ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लेवल ऑफ मोटिवेशन, परफॉर्मेंस, टीम स्पिरिट, ये सब चीजें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का पार्ट है। काफी सारे ऐसे गेम्स हैं जो कि एक टीम की तरह खेले जाते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं खेले जाते हैं। ऐसे केसेस में टीम स्पिरिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपस में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जो भी एथलीट्स हैं, और इंडिविजुअल लेवल पे भी उन्हें mentally fit होना चाहिए, so that they can perform well in any sport. So these were all the subfields mentioned here. The next and last topic of this chapter is psychology in India, tradition and modern. अब ये चीज तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो साइकोलॉजी है, that came from the philosophical stream in Western countries. और ये जो वेस्टर्न साइकोलॉजी थी, ये जो वेस्टर्न आइडियाज थे, प्रिंसिपल्स थे, थ्योरीज थी, इनका हमारे इंडियन साइकोलॉजी पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। इनफैक्ट काफी टाइम तक हम इंडियन पॉपुलेशन पे वही सारी थ्योरीज अप्लाई कर रहे थे जो वेस्टर्न पॉपुलेशन के हिसाब से डेवलप हुई थी। बेसिकली द इंडियन साइकोलॉजी फोकस ऑन द एंशियंट इंडियन थॉट्स एंड टीचिंग्स। जब हम एक्चुअल इंडियन साइकोलॉजी की बात करते हैं तो वो हम बात करते हैं जो हमारे बहुत पुराने वेदास में, उपनिषद में, जैन टीचिंग्स में, बौद्धिज्म टीचिंग में, इन सब में जो भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट था, हम उन सब की बात करते हैं। Traditionally, the philosophical and religious literatures like the Vedas and epic literature reflect the religious thoughts and philosophies on how an individual should deal with different situations. Vedas, Yoga Sutras, Bhagavad Gita reflect upon human action and its effect on society. In India, psychology was first introduced in the Department of Philosophy in Calcutta University in 1916. ये आप जब CUET के लिए प्रिपेयर करेंगे तब भी ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। The independent psychology department started only post-independence. During early years, much relevance was given to experimental psychology. क्योंकि ऑब्वियसली हम वेस्टर्न साइकोलॉजी से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, और वेस्ट में साइकोलॉजी के साइंटिफिक एंगल को बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा था, जिसमें रिसर्च वर्क, ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट्स, इन सब पे बहुत ज्यादा फोकस था। तो ऑब्वियसली इंडिया में भी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। With an aim to promote, advance, and spread the knowledge of psychology, the Indian Psychological Association was established in 1924, followed by the Indian Journal of Psychology a year later. In late 40s, applied psychology gained importance in India. The development of modern psychology in India can be seen from the theories developed to explain sensation and perception by Indian psychologists. For example, यहाँ पे बुक दिया है Indian Theories of Perception by J. Sinha. Like the Western psychologists, the psychologists in India also started looking for Indian theories of cognition. वेस्ट में क्योंकि कॉग्निटिव थ्योरीज का काफी ज्यादा रिसर्च वर्क चल रहा था, तो इंडिया में भी उस चीज को फॉलो किया गया। In 1958, Jadunath Sinha wrote a book on cognition and later on worked upon a book on emotion. Today, the works of Oriental psychology, Buddhist psychology, Yoga psychology, and Jain psychology are an eminent part of modern psychological literature. Many Western-based psychometric tools have been adapted, as well as Indian tools have been developed in accordance to the cultural context. तो काफी सारे वेस्टर्न टूल्स हैं जिनको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अडेप्ट किया गया, और काफी सारे इंडियन टूल्स को डेवलप किया गया फ्रॉम स्क्रैच in accordance to our cultural context. At present, lot of psychological research are also going on throughout the country. Obviously, अब धीरे धीरे साइकोलॉजी काफी मोमेंटम गेन कर रहा है कंट्री में, और काफी सारे रिसर्च वर्क हो रहे हैं। So this was all about chapter 2. I hope it was clear to you. In our next video, we'll continue with chapter 3 of the same subject, BPCC 101, which is general psychology. And friends, if you are liking my content, please do like, share, and subscribe my channel. I'll be back soon with a new video, which will be on chapter 3. Till then, thank you so much and bye-bye.